नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द मोहन राव मूर्ति शो पर। आज मैं हूं एक घने जंगल में, और जब हम जंगल की बातें करते हैं कहीं दूर शायद आपको सुनाई भी दे रहा हो, चिड़ियों की चहचहाने की आवाजें हैं, कोलाहल से दूर एक ऐसी जगह है जहां पर मुझे लगा कि मैं अपनी बातें आपके सामने रखूं। आजकल कंक्रीट के जंगल पूरी धरती को निगल रहे हैं। थोड़ी बहुत हरियाली बची है और उस हरियाली में अभी हूं मैं यहां। लेकिन खास बात आपको कहूं कि मुझे चिंता भी होती है कि ये हरियाली कब तक रहेगी। जंगलों के बीच में ये पेड़ कब तक खड़े रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पेड़ों के बीच ये पेड़ समय से पहले कट गया। एक बात तो माननी ही पड़ेगी कि हमारी जो सभ्यता है वो जंगल से शुरू हुई, और जंगल में हम प्रकृति के बीच रहते थे। थोड़ी बहुत सभ्यताएं हैं जो जंगल में हैं, लेकिन ईंट गारे के मकान में रहने वाले लोग भगवान की इस नेमत पर भी उनकी नजर है। वो कभी पेड़ काटते हैं तो सोचते नहीं कि इन पेड़ों में ये आवाजें सुन रहे हैं ना, चिड़ियों की चहचहाती हुई आवाजें, इन पेड़ों में भी उनकी जिंदगी है। हम कभी नहीं सोचते कि इनकी जिंदगी को उजाड़ने में हम नहीं सोचते। पेड़ों में एक बसी जिंदगी को उजाड़ने में भी हम नहीं सोचते। हम ये जानते हैं कि पेड़ों में सांसें हैं और पेड़ों से ही हम जिंदा हैं। मैं ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? वो इसलिए कि मैंने आपसे कही थी कि जंगल, जब मैं कहता हूं तो इन जंगलों के बीच, इस धरती के नीचे बहुमूल्य खजाना छुपा हुआ है। जहां कंक्रीट के जंगल के लोग रहते हैं, वो इस जमीन के नीचे खनिज छुपा हुआ है, इसके लिए आतुर है। जब मैं जंगलों की बात करता हूं तो जंगलों के बीच ऐसे भी जाले हैं जहां मकड़ी अपना शिकार को खोज रही है, और जंगलों के बीच कुछ ऐसी हड्डियां भी हैं जो जिंदगी की हैं। पता नहीं ये जंगल कब तक ठहर पाए
मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि ये जो जंगल है जहां मैं खड़ा हूं, ये बस्तर के जंगल है। बस्तर के जंगलों में जब मैं बस्तर कहता हूं तो बस्तर के जो जंगल हैं उनमें जिंदगियां हैं। प्रकृति से बस्तर के लोग, बस्तर के जो मूल आदिवासी हैं, वो उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जब वो एक पेड़ काटते हैं तब भी उसमें भी ईश्वर का रूप देखते हैं। आप मानेंगे नहीं, जब आदिवासी अपने इष्ट के लिए, अपने देव के लिए जब भी कोई लकड़ी चुनते हैं, आपने देखा होगा आंगा देव, जब आंगा देव के लिए भी लकड़ी चुनते हैं, उस समय भी वो एक पेड़ का चयन करते हैं। देव जो है उसे चिन्हित करता है और उसके चिन्हित किए पेड़ को जाकर पूजते हैं और उससे अनुमति लेते हैं। उसके बाद ही उस पेड़ को काटते हैं। आदिवासियों की अनमोल परंपरा है, लेकिन आदिवासियों की अनमोल परंपरा में दिल्ली में बसे लोगों को लगा कि आदिवासी जो है वो, उनकी जो जीवन शैली है वो हमसे मेल नहीं खाती, और उनकी जीवन शैली में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने दिल्ली में बैठकर एक योजना बनाई और बहुत सारी योजनाएं इस बस्तर के जंगल में आई और वो फाइल खो गई। लेकिन फाइल खोने के बाद जंगल में कुछ हुआ तो नहीं, बस्तर के आदिवासी का जीवन बदला तो नहीं, लेकिन बस्तर के ऑफिसरों की जो जीवन है, यहाँ के सेवक की जिंदगी है, वो बदल गई। उनकी झोपड़ियां महल बन गई, लेकिन आदिवासी की झोपड़ी झोपड़ी ही रही। बहुत सारे विचार आए यहां पर। कुछ लोगों ने कहा कि आदिवासियों का शोषण हो रहा है, वो अपने विचारों को लेकर आए और आदिवासी जो है उनके झंडे के तले खड़े हो गए। जब उनके वो झंडे के तले खड़े हो गए तो सरकार ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि जिस झंडे के नीचे आप खड़े हैं वो झंडा संविधान के विपरीत है। आदिवासी का संविधान क्या है? आदिवासी संविधान तो जानता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो आदिवासी का संविधान है वो यही है: जल, जंगल और जमीन। वो उसे पूजते हैं और इसी पर जीते हैं। लेकिन सारे नौकरशाहों को लगा कि आदिवासी का जीवन है वो कटासा है, जीवन की मूल धारा में नहीं। ऐसे में उनको ये लगने लगा कि अब आदिवासी का जो जीवन है वो गंभीर खतरा है। इसी जंगल में पहले कभी एक ऑफिसर हुआ करते थे। मैं उस ऑफिसर का नाम तो नहीं बताऊंगा। कलेक्टर साहब हुआ करते थे, बस्तर के कलेक्टर साहब। जब उनसे पूछा गया कि आप बस्तर क्यों जाना चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि मैं बस्तर में शिकार करने जाना चाहता हूं।
लेकिन यहां बस्तर आए, यहां पर अपना सेवा दिया, कुछ बदलने का प्रयास किया। बहुत सारे ऐसे कलेक्टर बस्तर में आए हैं जिनका ध्येय जो है यही रहा कि हम कुछ बदलें, लेकिन बदल नहीं पाए। वही बाबू, वही अमला, सिर्फ उसका यही ध्येय कि दिल्ली का सरकार बस्तर में पैसा दे और वो पैसा हम अपने खजाने में भर लें। जब भी मैं बस्तर के बारे में सोचता हूं, और आप यकीन माने जब भी आप दक्षिण बस्तर जाएं तो वहां की जिंदगियां ठहरी हुई, बहुत मुश्किल। अंदर में जो मूल आदिवासी हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं सिर्फ इस बात पर कि वो अपनी जमीन कैसे बचा पाएं। एक तरफ तो एक वो झंडे के तले एक विचार से, बंदूक के दबाव से एक विचारधारा की ओर चले जाते हैं और उसके साथ खड़े हो जाते हैं और जनगीत गाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर बस्तर के जंगलों में एक कैंप जो है वो लग चुका है हर 2 किलोमीटर में। क्या वो कैंप बस्तर के जंगलों को बचाना चाहता है कि बस्तर के आदिवासियों को बचाना चाहता है? बस मुझे तो लगता है कि कहीं न कहीं एक मकड़ी एक जाल बुन रहा है और वही जाल बस्तर में भी बुना जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि यहां इस धरती के नीचे खनिज का अनमोल खजाना छुपा हुआ है। न जाने कब, अभी तो केवल फोर्स आई है सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि आदिवासियों को एक विचारधारा है उसकी गोली से बचाई जाए। बस्तर में कई आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन आंदोलन में ऐसे आंदोलन हैं जहां पर लगता नहीं कि ये जंगल और ये जमीन बच पाएगी। मैं कभी कभी सोचता हूं कि यहां आप एक आवाज उठाकर तो देखें, प्रशासन को लगेगा कि यहां पर यह व्यक्ति कहीं न कहीं एक विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन सब कुछ मौन है। बस इस जंगल की तरह चुपचाप खड़ा इंतजार कर रहा है अपनी बारी का। मैं जहां जिस जंगल में बातें कर रहा हूं ये बहुत आसान है, लेकिन अगर ये दक्षिण बस्तर का जंगल होता, वहां पर मैं ऐसा शूट कर रहा होता किसी अपना जो जी अपना शो शूट कर रहा होता, तो आप यकीन माने मुझे हमेशा कहीं से सनसनाती हुई गोली का डर होता। और यह भी एक डर कि कहीं मुझे भी एक विचारधारा, और विचारधारा जो चल रही है बस्तर में, उस पर जोड़ दिया जाता कि जो बातें मैं कह रहा हूं वो बातें किसी विचारधारा से प्रेरित है और मैं शायद प्रायोजित भी हूं, यहां तक सिद्ध कर दिया जाता। मैं डरता हूं, लेकिन मैं बस्तर में पैदा हुआ और बस्तर में पला बड़ा और बस्तर की जंगलों की जो ऑक्सीजन है वो मैंने ली है और इस धरती का मोल भी है, इसलिए यह बातें मैं कह पा रहा हूं।
यदि आप बस्तर में रहते तो विचार कीजिए, बस्तर कहीं खोने जा रहा है, उसकी पहचान कहीं खोने जा रही है। बस्तर के मूल आदिवासी शायद किसी चक्रव्यूह षड्यंत्र के शिकार होने जा रहे हैं। बस इन्हीं विचारों के साथ मैं विदा लेता हूं। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।